आखिर में मानवी ने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को ऐसा कौन सा तोहफा दिया जिससे देखकर वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाया। सुनिए जी, इस बार राखी पर मानवी दीदी से बोल दीजिए कि आप ही उनके घर चले जाएंगे। उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सूट रखा है, उसे मैंने बस एक ही बार पहना है, वही नेक में दे दीजिएगा। ये सुनकर हिमांशु थोड़ा हिचकिचाया और बोला, लेकिन अगर वो पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। रोहिणी ने तुरंत जवाब दिया, कह देना कि तेरी भाभी को लेकर मायके जा रहा हूँ, वहाँ आऊंगा तो देर हो जाएगी। हिमांशु अब भी उलझन में था। वह बोला, पर तुम्हारा तो कोई भी भाई नहीं है, फिर ये बहाना क्यों। इस पर रोहिणी झुंझलाकर बोली, आप ज्यादा मत बोलिए और ना ही दिमाग लगाइए, जितना कह रही हूँ उतना ही करिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से मानवी दीदी को आने से मना नहीं कर पाती थी, और अब मम्मी जी भी नहीं रही, इस बार उसके आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसकी ये आदत ऐसी ही बनी रही तो जिंदगी भर हमारे सिर पर सवार रहेगी और हर साल कुछ न कुछ नेक भी देना पड़ेगा। आखिरकार जैसा रोहिणी ने कहा, डर के मारे हिमांशु ने वही किया। लगभग एक साल पहले की बात है, जब मानवी रक्षाबंधन पर अपने भैया हिमांशु को राखी बांधने आती थी और उसकी माँ जानकी जी उसका बेसब्री से इंतजार करती थी। लेकिन कुछ ही महीने हुए थे जानकी जी को इस दुनिया से गए, और अब भैया भाभी उसी मानवी के ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद तभी कहा जाता है कि असली मायका तो माँ बाप से ही होता है। यह उस वक्त की बात है जब जानवी जी जीवित थी। एक दिन अचानक मानवी सुबह सुबह अपने भैया भाभी के घर पहुंची। उसे दरवाजा पर देखकर रोशनी चौंकते हुए बोली, अरे मानवी दीदी, इतनी सुबह सुबह आना हुआ, क्या बात है, कुछ मांगने आई है क्या। मानवी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बोली, भाभी मेरे पति विहान जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा है और अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने भैया को फोन पर भी बताया था, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से खुद ही चली आई। दोनों की बातचीत सुनकर जानकी जी वहां आ गई और उन्होंने हिमांशु को बुलाया। मानवी की हालत देखकर जानकी जी धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुमसे फोन पर पैसे की बात की थी। ये सुनकर हिमांशु ने थोड़ा चिढ़कर तेज आवाज में कहा, हाँ मम्मी की थी, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पर ये माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर जानवी जी अपनी बेटी मानवी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बेटा तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, इन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा। इस समय दामाद जी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर रोहिणी तिल मिलाकर बोली, क्या कहा आपने, आप अपने गहने हमें नहीं देंगी, अपनी बेटी को देंगी। यहाँ बेटे के सिर पर बैठकर राज करेंगी और गहने बेटी को दे देंगी। वाह मम्मी जी, पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, और अगर आपने जबरदस्ती ऐसा किया तो फिर आपको अपनी बेटी के साथ ही रहना पड़ेगा। बेचारी जानकी जी इस उम्र में चाहकर भी कुछ जवाब नहीं दे पाई। वह मजबूर होकर चुप रही और रोहिणी ने चालाकी से उसे गहनों को अपने पास रखकर कब्जा लिया। उस दिन मानवी मायूस दिल से वहां से लौट गई, लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन ठान लिया। दिन बीतते गए, सब कुछ सम्मान सा दिखाई देने लगा, लेकिन इस बीच जानकी जी भी चल बसी। जानकी जी की वजह से ही मानवी उस घर में आती थी, पर उनके जाने के बाद मानवी का वहां आना भी लगभग बंद हो गया था। अपनी भैया भाभी का बर्ताव मानवी चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। तभी उसे उनके बारे में एक और चौंकाने वाला राज पता चला। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मानवी शहर के मार्केट में थी, तभी उसकी मुलाकात भैया के एक पड़ोसी से हो गई। बातों बातों में पड़ोसी ने बताया कि उसकी भाभी रोहिणी उसकी माँ जानकी जी को बहुत सताया करती थी और कई कई दिनों तक उन्हें भूखे भी रखती थी। पड़ोसी ने यह भी बताया कि जिस दिन जानकी जी की मौत हुई थी, उनके ठीक एक दिन पहले उनके कमरे से तेज तेज रोने की आवाज भी सुनाई दी, और फिर अगली सुबह उनके मरने की भी खबर मिल गई। ये सब सुनकर मानवी के दिल में शक यकीन में बदलने लगा था कि माँ के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है और इसमें रोहिणी भाभी का ही हाथ होगा। उसी वक्त मानवी ने ठान लिया कि वह इस सच की गहराई तक जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच एक दिन हिमांशु को अचानक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि उसकी माँ जानकी जी के नाम से एक जमीन थी, जिसे वो अपनी जिंदगी में ही बेचना चाहती थी। सारे कागजात तैयार थे, बस एक कागज पर दस्तखत करना बाकी रह गए थे, और तभी उनकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन कागजात में जानकी जी ने उस जमीन का नामिनी अपनी बेटी मानवी को बनाया था। तो अब उस जमीन के कागजों पर मानवी के दस्तखत करने से भी काम चल जाता। ये सुनकर हिमांशु और रोहिणी दोनों हैरान रह गए कि माँ की कोई जमीन भी थी जिसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उस जमीन की नामिनी भी मानवी को बनाया गया है। ये सुनते ही दोनों के खून खौल उठा, लेकिन गुस्से दबाकर उन्होंने आदमी से पूछा,
कितने में बिकी है ये जमीन? वह आदमी कागजात देखते हुए बोला, जी 45 लाख। 45 लाख की रकम सुनकर तो दोनों के होश उड़ गए। पर अब समस्या ये थी कि जमीन की असली हकदार तो मानवी थी। फिर क्या था? हिमांशु ने तुरंत मानवी को फोन किया। फोन पर हिमांशु ने अपनी आवाज को बेहद शांत और नरम बनाते हुए कहा, क्या बात है मानवी, अपनी भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज हो? देख, उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे, इसीलिए तेरी मदद नहीं कर पाए। और यहाँ तक माँ के गहने की बात है तो वो तो माँ के इलाज के लिए लगने वाले थे, इसीलिए तुझे देने से रोका। उस वक्त उसे ये सच बताना मुश्किल था, पर अब जब माँ नहीं रही तो छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। असल में माँ को कैंसर था और उनके इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था, जिससे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था ताकि तू चिंता न करे, और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था, वरना वो पहले ही हिम्मत हार जाती। फिर रोहिणी ने फोन हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, दीदी अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपनी भाभी से मिलने आ जाओ। ये सुनकर मानवी की आवाज में थोड़ी भीगी हुई और बोली, हाँ भाभी, मैं कल आ रही हूँ। मैं भी तो तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। मैं कितना गलत समझ रही थी आप दोनों को, पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे हुए थे। अगले ही दिन मानवी अपनी भैया भाभी के घर आई। काफी देर तक पुरानी बातें हो रही थी। फिर अचानक हिमांशु ने एक फाइल मानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ले बहन, इस पर साइन कर दे। मानवी थोड़ी हैरानी से बोली, ये क्या है भैया? हिमांशु ने बड़ी ही शांत स्वर में कहा, ये इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी है वो हम दोनों का है। ये सुनकर मानवी और भी हैरान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ तो आपका है। मुझे किसी ने फोन पर बताया था कि मम्मी की जमीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वो जमीन बिक पाएगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। भैया मैं साइन कर दूंगी, पर ये सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज में आप लोग ने इतना खर्च किया है, आप ही सब रख लीजिए। ये सुनकर हिमांशु और रोहिणी के मन में ही मन लड्डू फूटने लगे। मानवी को वही छोड़कर दोनों अपने कमरे में चले गए और वापस में हंसते हुए बोले, इसीलिए तो कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और अपनी सारी जायदाद भी हमारी हो गई, और जो जायदाद छुपाकर उन्होंने अपनी बेटी के नाम खरीदी थी वो भी इस बेवकूफ बेटी ने अपनी माँ के कातिलों को सौंप दिया। रोहिणी खिलखिलाकर बोली और सोचा कि पता नहीं इस मानवी को कितना मनाना पड़ेगा, पर ये तो खुद ही हमारी झूठी कहानियों पर भरोसा कर बैठी, अपनी माँ के कातिलों को हमदर्द समझ रही है। ये सुनकर हिमांशु भी हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा रोहिणी, तेरा दिमाग कमाल का है। माँ को कैंसर था, ये भी बढ़िया बहाना सोच निकाला। रोहिणी धीरे से बोली, हाँ पर ये नहीं सोचा था कि मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी। लोग तो कई कई दिनों भूखे रह लेते हैं, पर ये तो बस 3 दिन भूख से चली गई। हिमांशु ठहाका लगाते हुए बोला, अरे छोड़ो, हमने माँ को मुक्ति दिलाई है, उम्र भी तो हो गई थी उनकी, ऊपर से शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, ना जाने कितनी बीमारियों से परेशान थी। अब उन्हें भी शांति मिल गई होगी और हमें भी। चलो चलो बाहर चलते हैं, अब इस चुड़ैल को अभी पटाकर रखते हैं। रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार ये भी साइन कर दे, फिर इसे भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगी। फिर दोनों ने अपने कमरे से बाहर आ गए। मानवी ने उन्हें देखते ही कहा, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, आधे घंटे में मैं साइन कर निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। ये सुनकर हिमांशु खुश होकर कहा, हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ देर में वह आदमी आ गया और मानवी के सामने कागजात रखे। मानवी ने बिना देर किए उन पर साइन कर दिए और फिर वह आदमी बोला, मानवी जी आपने अपनी जगह जिस नामनी को चुना है उसके भी साइन की जरूरत होगी। इस पर मानवी ने मुस्कुराकर हिमांशु की ओर देखकर बोली, लो भैया आप भी साइन कर दो। हिमांशु तो 45 लाख की खुशी में पहले ही फूले नहीं समा रहा था। उसने न जायदाद सोचा न कुछ पूछा, बस वकील के कहने पर तुरंत कागजात पर साइन कर दिए। फिर वह आदमी बोला, अच्छा ये काम तो हो गया, बाकी का काम भी जल्दी पूरा हो जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद मानवी ने हिमांशु की ओर देखते हुए कहा, ठीक है भैया, अब मेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। फिर वह रोहिणी की तरफ मुड़ी और बोली, भाभी आपसे एक काम था। ये सुनकर रोहिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहो दीदी। मानवी की आवाज थोड़ी भीग गई, आप लोग ही अब मेरा मायका हो। माँ के जाने के बाद गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वो गलतफहमी अब नहीं रही है तो मेरे आने में कोई पाबंदी नहीं। इस घर के हर कोने में माँ की यादें हैं, बस आपसे विनती है कि माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा, मैं जब भी आऊंगी वहाँ रहूंगी। ये सुनकर रोहिणी तेज आवाज में बोली, सीधे सीधे कहो ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे की इंतजाम करके इस घर पर कब्जा बनाए रखना चाहती हो, फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? मानवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे भाभी जरा रुको तो सही,
अभी तक वो जमीन भैया के नाम पे भी नहीं, इतनी जल्दी असली चेहरा दिखाना सही नहीं था। थोड़ी देर और सब्र कर लेती तो मुझे भी तुम्हारा खेल और देखने का मजा आता। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि इतने चालाक तो तुम लोग होंगे ही। खैर ठीक है, छोड़ो, मैं अब सब कुछ तुम लोगों पर ही छोड़ देती हूँ। फिर मानवी ने हिमांशु की ओर देखकर कहा, भैया अब दरवाजा खोलो। देखो हर बार रक्षाबंधन पर तुम मुझे सिर्फ भाभी के पहने हुए कपड़े ही देते थे, पर आज तुम्हारी बहन तुम्हें एक तोहफा दे रही है जिसे चाहकर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जैसे ही हिमांशु और रोहिणी ने दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, हिमांशु जी और रोहिणी जी, आपको मानवी जी की मां की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये सब देखकर रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया। डरते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या है मानवी दीदी? मानवी गुस्से में कांपती आवाज में बोली, भाभी जिस तरह तुम दोनों ने माँ को मारा है उसके बाद भी ये पूछने की हिम्मत हो रही है। सच में बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। भूखा रखती थी ना माँ को, अब तुम दोनों भी जेल में भूखे रहना, शायद माँ की तकलीफ का एहसास होगा। फिर मानवी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और बोली, और सुन लो, माँ ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। ये तो सिर्फ तुम दोनों का सच सामने लाने की मैंने जाल बुना था और तुम दोनों उसमें फंसते गए। मानवी ने पुलिस की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जाइए इन दोनों को, और सबूत वो भी मैं अभी ले आती हूँ। इनकी सारी बातें, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर मैंने माँ का दूध पिया है तो मैं तुम दोनों को उम्र कैद की सजा दिलवा कर रहूंगी, और अगर नहीं दिला पाई तो मैं अपनी माँ की बेटी नहीं। ये कहते हुए मानवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए और दोनों को एक एक जोर का चांटा जड़ते हुए बोली, जाओ लालची भेड़िया, अब जेल में बैठकर गिनते रहना अपने वो 45 लाख। तो दोस्तों, आपको मानवी का अपने भैया भाभी के खिलाफ ये फैसला कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।